मेरा नाम रूपा है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ऐसे आराम से ज़िंदगी काट रही थी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे माँ बाप की मुझसे जान बचती थी, मेरा भी। मेरे पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल में टीचर थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे माँ बाप को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी, और सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स भी रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे बताए लेते नहीं थकते थे और कभी भी नज़र उतारने से भी नहीं थकते थे। कहते थे कि इतनी होनहार औलाद हमें मिली है। मैं किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते जाते रास्ते में कोई भी परेशान हाल मिलता था तो फ़ौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करती थी। मम्मी पापा जब मुझे दूसरों को मदद करके देखते तो वो बहुत खुश होते थे और मुझे आशीर्वाद भी देते थे कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहोगी, क्योंकि तुमने दूसरों के दर्द एहसास बचता है। मैं तो भगवान से तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो यही प्रार्थना करूंगी। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब लोग मेरे साथ मिलकर रहते थे, लेकिन मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त भी नहीं थी जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती थी। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरी फ्रेंड्स अनु को एयर होस्टेस बनने का शौक़ था। एक दिन पता चला कि मेरी फ्रेंड्स अनु का बड़ा भाई, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश में सेटल था, तो उससे अपने माँ बाप और अपनी बहन का भी वहीं लेके जाने वाला है। यह खबर सुनकर मैं उदास हो गई, क्योंकि एक अनु ही थी जिससे मैं हर तरह की बातें कर लेती थी। अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर तो करती थी, लेकिन एकदम से अधूरी ही रह जाती थी। अगर वहाँ से चली भी जाएगी तो उसके बिना कैसे रहूँगी। मैं उदास होती और अनु मुझे समझाती, तो परेशान मत हो, एक ना एक दिन एयर होस्टेस ज़रूर बन जाऊँगी और फिर तो उड़ते हुए प्लेन में देखा करना, किसी न किसी प्लेन में तो मैं ज़रूर बैठी होगी। अनु की बात सुनकर मैं हंसती थी और कहती, फिर एक दिन अनु विदेश चली गई। ऐसा लगा जैसे कि अकेली ही रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, यही मेरा सपना था, मेरा जुनून था, जिसे मैंने ज़रूर पूरा करने का सोचा था। ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद है। हर बार मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मम्मी पापा को भी फिक्र रहती थी कि ये पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो, जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हो। इधर मैं तैयार हो रही होती तो उधर मम्मी पापा आती, अपने हाथों से मुझे नाश्ता कराती, इस कॉलेज स्कूल के से घर लाती और मम्मी लॉन में इधर उधर घूमकर मेरा इंतज़ार कर रही होती। मैं मम्मी को समझाती कि मम्मी ऐसे मत किया करो, इतना टेंशन मत लो, मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद भी ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी मुझे डांटती, कहती है क्या ख्याल रख सकती है, खाना तक तो टाइम से नहीं खाती, बीमार पड़ जाएगी तो फिर डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाओगी। मैंने मम्मी को गले से प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आगे से जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा। मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे घर में भी बैठ के दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन हमारा। पापा के शब्दों कि मैंने उदासी से महसूस किया। पापा ठीक ही कह रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई में इतना डूब गए हैं कि मम्मी पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं रख पाती हूँ। मेरी आंखें में नमी उतर आई। मम्मी पापा ने कहा, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में यही सब सोचती रही और आप लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर हो चुकी थी। अपने मम्मी पापा से बातें करती रही। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, समय कितना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब मैं अपने मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देने के बारे में सोच रही थी तो वो खुश होने लगे थे। यूँ दिन बीत रहा था। एक दिन मम्मी पापा कहीं जाना चाहता था। कहने लगे कि रूपा बच्चे, आज तुम्हारी मम्मी और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना,
मम्मी पापा मुझे कॉलेज छोड़ के अपने काम से निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जुनून था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद जब मैं घर आई तो मम्मी पापा कभी तक भी नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने का इरादा किया। लेट हो गए। लेटे लेटे आँख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने कॉल किया, पापा का फ़ोन बंद जा रहा था और मम्मी का कॉल किया तो नंबर भी बंद जा रहा था। मैंने दिल भी घबराने लगा। किसी अनहोनी का एहसास भी हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस तरह घर में घुसते ही सुकून मिलता था, उसी तरह डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। डरते डरते घर के बाहर निकल आया और एक पड़ोसी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। उन लोगों की मेरी आवाज़ नहीं सुनी। शायद वो लोग सो चुके थे। मगर अभी मायूस होकर पलटने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खोला। आंटी बाहर आई और बोली, क्या बात है रूपा बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी रात गए यहाँ, क्या कर रही हो? मैंने बोला, मम्मी पापा दोनों सुबह से ही किसी काम से कहकर बाहर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आंटी बोली, रूपा बेटा परेशान मत हो, काम में फंस गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, करके बाहर ही आ जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मेरी नींद आँखों से कोसों दूर थी। मन में तो अजीब तरह का ख्याल भी आ रहे थे। भगवान के सामने बैठी भगवान से हाथ जोड़कर मैं मम्मी पापा को सलामती की दुआएं मांग रही थी। मेरी आँखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें बार बार पोंछ रही थी। गलत ख्याल से दिमाग भी झटक रहा था। भगवान जी से रो रो कर दुआएं मांगने लगी, खैरियत से रहे सभी। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आँख खुली तो फ़ोन की घंटी बजी। मेरी आँख हड़बड़ा कर देखा तो 10 बज रहे थे और कांपते हुए हाथों फ़ोन उठाया तो उधर से जो कुछ कहा तो मेरी सुनकर चीख निकल रही। मुझे अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार चीख कर रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके? आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन अपने कानों से महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ और आप वहाँ आ जाएं। अपने रिश्तेदार को पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा दुनिया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है कि उनकी बिना जिंदा, फिर भला हुआ मुझे यूँ बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैंने हाथ में छूट गिर चुकी थी और वहीं बेहोश होकर पड़ी थी। वो शायद तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मम्मी पापा दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उसकी लाडली का दिल का टुकड़ा अकेले इस दुनिया में कैसी रहेगी। मम्मी पापा के मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा चाची भी गांव से आ गए थे। वहाँ मुझे समझाने लगे, बेटा जो होना था हो गया, अब तुम सोचो, अपनी फिक्र करो। ऐसे भी गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगी नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा बहुत बेचैन होगी। तुम्हें बहुत दुख होगा कि लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन रात रोती रहती है। चाचा मुझे समझाते हो, मुझे तो रोना आता है। पापा के बिना वह घर में नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची उन्हें मैंने रोक दिया था। भला मैं अकेली कैसे रहती? चाचा चाची आने से घर में रौनक आ गई थी, लेकिन मम्मी पापा की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं गुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ पे मन नहीं लगता। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता कि अभी मम्मी पापा कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे, रूपा मेरी बच्ची ऐसे चुपचाप नहीं बैठो। बैठे बैठे हो गई तो आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चली गई। घर पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? यह कहते हुए, रूपा बच्ची इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम हमें चिंता हो रही है। मम्मी पापा बिना वह घर नहीं रहता है। अब हमको घर जाने का मन भी नहीं करता है। कोई नहीं,
समय किसी के लिए नहीं रुकता। चाचा चाची किसी काम से बाजार गए हुए थे और चाची अपने दोनों बेटियों के साथ मम्मी पापा के कमरे में सो रहे थे। चाची और मम्मी पापा के कमरे में सोते देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से से कहा, चाची हड़बड़ा कर उठी बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में सोइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल। मेरे चाचा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मेरे भाषण के थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है बेटे, मैं काम करता हूँ। यह कहकर चाचा काम में चले गए। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई, तब चाची ने तेज आवाज़ से मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा, अपना शर्म नहीं आती तुझे? अपने आप में शर्म करो। चाचा अपनी फीस के लिए पैसा मांगते हुए, तुझे पता है ना तेरे चाचा छोटी मोटी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। तेरी कॉलेज के फीस के लिए हज़ारों रुपये कहाँ से लाएंगे? बस बहुत हो गया तेरी पढ़ाई लिखाई, अब तू कहीं नहीं जाएगी। नौकरी ढूंढ जिससे घर का 4 पैसे आए। मुझे चाची की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में बिना नाश्ता किए ना कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जब ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो चाची सही कर रही है। चाचा ठीक ही तो कह रही है। चाचा तो खुद बेरोजगार है, पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए ज़्यादा नहीं काम कर सकते। मुझे तो चाचा पर तरस आ रहा था। चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे लिए इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? और फिर मैं उनको कैसे ये कह सकती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए? मैं नहीं लूँगी पैसे। मैंने एक बार कहने पे वो मेरी फीस के लिए मान गए थे। पता नहीं कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ दूसरों को तकलीफ में डॉक्टर बनूँ। मैंने दिल पे पत्थर रखकर पढ़ाई लिखाई छोड़ने का फैसला किया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्द ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। और चाचा ने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। कहने लगा, बेटा तूने ठीक नहीं किया, मुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना है, पैसों की चिंता के बारे में तू क्यों सोचती है? अब घर में चाचा को समझा दिए थे कि अब पढ़ाई, जब घर की हालत ठीक हो जाएगी तो फिर पढ़ाई शुरू हम कर देंगे। चाचा ने कोई बात नहीं कही। अब घर की हालत ठीक हो जाएंगे तो देखा जाएगा। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे, घर की हालत सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, सिर में दर्द भी हो रहा था, हल्का सा बुखार भी आ जाता था। चाची मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहीं मौसम ख़राब होने के कारण बुखार है जल्दी उतर जाएगा। लेकिन चाची मुझे ऐसी गोली रोज़ शाम को दे देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगी। मैंने चाची से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाची मुझे एक गोली ज़रूर खिला देती थी। चाची की ज़बरदस्ती करने से मैं वो गोली खा लेती थी,
लेकिन कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैं खुद को ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ठीक होने के बजाय धीरे धीरे और मेरा चेहरा ख़राब होता गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे का भी रंग, पिंपल्स भी निकलने लगे थे, रंग भी काला हो गया था और निशान छोड़ जाते थे, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। चाचा ने मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के मुझे देखने आते वह मेरे चेहरे देख के ही मना कर जाते थे। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची वाली दोनों बेटियों की शादी हो गई और जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वो लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे और मैंने शादी मुझसे नहीं किए थे। मैंने भी फैसला शादी का नहीं लिया था। रिजेक्ट होने से क्या दुख होता है, मैं बार बार गुजरना नहीं चाहती थी। मैंने चाची से साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन चाचा कहते थे कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो इस घर से नहीं। अगर मैंने कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती की तो मैं चुप नहीं होंगी। चाची भी चुप हो गई थी, शायद चाचा भी उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम ला कर दिया, कहने लगी ये क्रीम अपने चेहरे पे लगाओ, 8 दिन तक तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैंने मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही मेरी कोई बात मानना या नहीं मानना। चाचा भी कहने लगे बेटा, जब तुम्हारी चाची इतना जिद कर रही है, क्रीम ला के दी है तो तुम लगा ही लो, क्या हर्ज है। और सोने से पहले क्रीम लगा लिया, लेकिन चाची मुझसे कहा तभी तुम्हें कभी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो इस क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की ऐसी बातों पर हंसी आ गई। सच में संवरने की तो मुझे शौक ही नहीं था, इसीलिए शीशा भी ना देखने की शर्त ऐसी कोई ख़ास बड़ी शर्त नहीं थी। मैंने चाची से बात मान ली, लेकिन एक दिन जब मुझे लड़के वाले देखने आए, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो सच में मुझे चाची की बातों पर यकीन हो गया। हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी है वह सच में असर करता है। मेरी होने वाली सास ने मेरा बहुत तारीफ़ की, कहने लगी इतना सुंदर बहू हमें मिल रही है, हो नहीं सकता, हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं, ऐसी बहू हमें मिली। फिर मैं अंकित की दुल्हन बनके अंकित के घर आ गई। जब दुल्हन बनी तो खुद देखने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन चाची की बात याद आ गई, शीशा नहीं देखना है, तुम्हारी शक्ल ख़राब हो जाएगी। इन बातों की यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक ना सकी। और कहीं सच में ऐसा ना हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शक्ल ख़राब हो, मेरे पति मुझसे नफरत करें। अंकित की फ़ोटो देखकर मुझे अंकित को अपनापन सा हो गया था। मैं दुल्हन बैठी सुहा के सेज पर अंकित का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में अंकित बाहर आ गए थे। उन्होंने मेरी मुँह दिखाई, मैं हीरे की अंगूठी मुझे पहनाई थी। मेरे हाथों में हाथों लेते हुए मुझे ढेर सारे वादे किए थे। अपनी उनकी प्यार भरी बातें सुन के मेरे दिल को सुकून उतर रहा था। पूरी रात अंकित मुझ पर अपनी मोहब्बत का बारिश लुटाते रहे और मैं उससे भीगती रही। अंकित, एक साथ ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अंकित मेरा ऐसे ध्यान रख रहे थे जैसे कोई कांच का गुड़िया हो। अंकित की माँ भी बहुत ध्यान रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे, डर लगता था कहीं मेरा नज़र उन पर ना चढ़ जाए। अंकित ने तो मुझे शीशे निकलवाने की वजह भी पूछी थी, लेकिन मैंने अंकित को टाल दिया। लेकिन अंकित जब मेरे पीछे हो पड़े रहे थे तो उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर अंकित बहुत हंसे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने ला के रख दिया। अपनी शक्ल देखने ही मेरा सिर आसमान से गिर पड़ा, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल ही नहीं बदली थी, बल्कि वैसी की वैसी ही बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इनका मतलब अंकित मुझे मेरी खूबसूरती से नहीं, मेरे दिलों से अपनाया था। मैं पागल की तरह सोच रही थी, मुझे अंकित ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस बात का हैरान होकर अंकित ने मुझे बड़ी करीबी कर लिया और प्यार से मेरे बालों को संवारते हुए बोले, सब मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुम्हारे दिल से प्यार है, मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम एक ऐसी बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद है ना हो, लेकिन मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम्हें ने अस्पताल में एडमिट करवाया था, डॉक्टर से बात की थी। जब तक मैं वहाँ पहुँच गया तुम हॉस्पिटल में ही रहे थे। मैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। मैं भागा अस्पताल गया और वहाँ पे अपनी माँ से मिलने एक रूम में गया। जब उन्हें पता चला कि जिस औरत ने तुम्हें एडमिट किया है उसका बेटा आ गया है,
और तुम चली गई, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुम्हारी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर अस्पताल में तुम्हारा एड्रेस निकलवाया और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी, तुम छोटे छोटे गरीबों की मदद कर रही थी। मुझसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था कि जब तुम कॉलेज जाती, मैं तुम्हें एक बार देख लेता, बस मेरी नज़र भर जाती थी। आंखें में तुम्हारी लाल लाल थी, जैसे तुम रोती रहती हो। इधर उधर पता करने पर पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि यदि जान पहचान वाली तुमसे यदि ये बात पता करेगी तो वो क्या कहेंगी, इसीलिए नहीं आया और मौन मार कर यहीं रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया है और फिर अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। मैं बिजनेस नया नया स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको सेटल करना में बिजी हो गया था। करते करते दोस्त गए, लेकिन एक पल ऐसा भी ना था कि मैं तुम्हें याद नहीं किया हूँ। हर दिन तुम्हें याद करता था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैं बेहिचक तुम्हारा नाम बता दिया और मैंने मम्मी को बताया कि वह वही लड़की है जो हॉस्पिटल में आपकी एडमिट करवाई थी। मम्मी भी बहुत खुश हो गई क्योंकि मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। एक बार मैंने उन्हें रास्ते पे देखा था। तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी शक्ल में तुमसे मोहब्बत की थी, बल्कि तुम्हारे दिल से मोहब्बत की थी। इसीलिए मैंने मम्मी को हम और हमारे रिश्ते लेके भेजे थे। देखो आज तुम मेरी बीवी बन के मेरे पास हो। मैं मुँह भोले अंकित को बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा नहीं था। मैं अंकित के सीने से लगा गई। अंकित भी अपने बाहों में हमें घेर लिया। ज़िंदगी यूं ही हंसी खुशी से गुजरने लगी थी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए, कहने लगे तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहने लगी सपना मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी शक्ल ख़राब करने के पीछे मेरा हाथ है, क्योंकि तुम जानती हो ना तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं है और तुम्हारी दो बहनें हैं जिनकी शादी करानी थी। तुम नौकरी करती हो और अच्छे पैसे भी कमाती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम घर बैठी हो, वही पैसे से हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें वह गोली खिलाई थी ताकि तुम्हारी शक्ल ख़राब हो जाए। फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी भी हो जाए और इसीलिए तुम्हें वो क्रीम ला के दी थी, जैसे कि तुमने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो और तुम फिर शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुम शादी के लिए मना कर रखा था। वह क्रीम कोई गोरा करने का क्रीम नहीं था, बल्कि सन स्क्रीन था जो तुम्हें मैं ला के दी थी, एक छोटी सी डब्बी में डालकर। वह तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। और फिर भगवान से कुछ ऐसी कृपा हुई कि अंकित की माँ तुम्हें पसंद कर ली और रिश्ता लेकर आई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज़ रूपा बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था, भगवान जो कुछ मुझे दिया था, मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अंकित और मैं घर आ गई थी। अंकित मुझे एक ऐसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए जो समय से पहले मेरा इलाज चला और मेरा चेहरा फिर से वैसा का वैसा हो गया। अंकित ने मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया। कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करो, अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मेरा कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा दिया और मैं अपनी पूरी पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक अच्छे डॉक्टर भी बन गई मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरा जो सपना था वो मैं पूरा कर ली थी। मेरा जो जुनून था वह पूरा हो गया था, लेकिन अब दिल में इतना विश्वास था कि अंकित मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वहाँ मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी अंकित के साथ गुजर रही थी। दोस्तों, यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ भी बुरा करेगा। तुम्हें इतनी खुशी देगा कि संभाले नहीं समझोगे।
और यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो शायद लाइफ में हमेशा ही बुरा होगा। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आई होप आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पसंद आया होगा आपको तो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे और आप लोग सुनती रहें। और मिलते हैं कल का नई स्टोरी लेके, और कुछ अच्छे मोटिवेशनल के साथ आप लोगों को एक नई कहानी सुनाऊंगी। तो लेते हैं आप लोगों से।